स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जियोपॉलिटिक्स या फिर डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको पता है कि सामने वाला जो देश है वो गलत है, वो सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं और इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ कोरिया का। कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी नॉर्थ कोरिया का नाम सामने आता है तो आप सबके मन में एक नेगेटिव फीलिंग आती होगी, आई एम श्योर। तो यहाँ पर भारत का नॉर्थ कोरिया के साथ भी आपको डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने को मिलेगा। और रीसेंट टाइम्स में बताया जा रहा है कि भारत ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव चला है नॉर्थ कोरिया में, ताकि दोनों देश के जो रिलेशंस हैं उसको आगे बढ़ाया जा सके। ये आप देख सकते हो, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इंडियाज डिप्लोमेटिक मूव इन नॉर्थ कोरिया मार्क्स सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पॉलिसी। और इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। आखिरकार हुआ क्या है, भारत को क्या जरूरत पड़ा नॉर्थ कोरिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर न्यू ईयर सेल चल रहा है, जिसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी बैचेस में। जैसे कि यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स बैच है वो आप ले पाओगे। 2026-27 के लिए जो फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, इस समय पूरी दुनिया का अगर आप फोकस देखोगे तो या तो सेंट्रल एशिया पर है, वेस्ट एशिया पर है, और स्पेशली जिस प्रकार का वॉर चल रहा है इस समय मिडिल ईस्ट में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भारत कहीं ना कहीं यहां पर अपना जो ईस्ट वर्ल्ड साइड में जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको अपनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ यहां पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। यहां पर आपको पता ही है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रायोरिटी है वो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जो आसियान देश जिनकी हम बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारत और न्यू दिल्ली जो है एक प्रकार से बहुत धीरे धीरे और कॉशियसली वर्क कर रहा है ताकि कोरियन पेनिनसुला में यहां पर अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको और बेटर किया जा सके। और जब मैं कोरियन पेनिनसुला की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है, साउथ कोरिया के साथ तो हमारे रिलेशंस हैं ही हैं, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली जो नॉर्थ कोरिया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो कि बहुत ओपेसिटी से काम करता है, मतलब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि आखिरकार वहां पर चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, क्या चल रहा होता है। एंड इसी की वजह से यहां पर भारत भी जो अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं प्योंगयांग के साथ, मतलब वहां की जो कैपिटल है, उनके साथ आपको शैडोज में देखने को मिलेगा। मतलब जो भी हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं नॉर्थ कोरिया के साथ वो काफ़ी अननोटिस चला जाता है। मतलब नॉर्मली अगर हम कहीं पर एम्बेसी खोल रहे हैं, हाई कमीशन हमारा खोल रहा है, तो ये सबको पता रहता है, सामने चीज़ें दिख रही होती हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ आपको वो सेम चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली 2021 तक अगर आप देखोगे तो भारत का एम्बेसी वहां पर वर्क करता था, लेकिन जुलाई 2021 में अचानक से क्या हुआ, भारत ने अपनी जो एम्बेसी है प्योंगयांग में उसको एक प्रकार से बंद कर दिया। और वहां पर जो हमारे एम्बेसडर थे अतुल मल्हारी और साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरा स्टाफ था उनको बोला गया कि आप मॉस्को के थ्रू जो है भारत लौटिए। ये आप देख सकते हो, ये कोरियन पेनिनसुला है, यहाँ पर नीचे साउथ कोरिया और ऊपर नॉर्थ कोरिया है जिसकी ये कैपिटल है प्योंगयांग। और वहाँ पर जो हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ था उनको बोला गया कि आप मॉस्को के थ्रू जो है, क्योंकि रशिया के साथ संबंध अच्छे हैं नॉर्थ कोरिया के, वहाँ से मॉस्को आइए और फिर वहाँ से जो है आपको भारत लौटना है, ऐसा बोला गया। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पब्लिकली अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि ऑफिशियली जो है हमारा एम्बेसी क्लोज हो गया, लेकिन जब पत्रकार पूछने लग गए तब यहाँ पर जवाब ये दिया गया कि 2021 में वो कोविड-19 की वजह से हमने ये स्टेप लिया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कई साल बीत गए, आप समझिए करीब 14 महीने पहले की ही बात है। यहाँ पर जो एम्बेसडर थे नॉर्थ कोरिया के हमारे अतुल मल्हारी, उनको दूसरा काम दे दिया गया, उनको भेज दिया गया मंगोलिया एज एन एम्बेसडर बनाकर। और इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि क्या भारत अपना कोई रिलेशंस अब नॉर्थ कोरिया के साथ रखना भी चाहेगा कि नहीं रखना चाहेगा। लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं, लगभग 3-3.5 साल के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो भारत ने बहुत धीमे तरीके से, साइलेंटली बताया जा रहा है, प्योंगयांग में वापस से अपना जो ऑपरेशन है, नॉर्मल ऑपरेशंस एम्बेसी का, उसको स्टार्ट कर दिया है। और कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पर जो
पूरी टीम है टेक्निकल स्टाफ की, डिप्लोमेटिक पर्सनल की, अभी तक कोई एम्बेसडर अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन पूरा जो स्टाफ है, डिप्लोमेटिक पर्सनल्स हैं, उनको नॉर्थ कोरिया डिस्पैच कर दिया गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है जो स्टाफ है ऑलरेडी काम कर रहा है ताकि वहाँ पर जो पूरा हमारा एम्बेसी है उसको सही तरीके से स्टार्ट किया जा सके वापस से। आप देख सकते हो जो हम एम्बेसी की बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर, एम्बेसी ऑफ इंडिया, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लगभग 3.5 साल तक ये बंद था। और आपको पता है यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वो जाना जाता है यहाँ पर अपने सस्पिशियस इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक से माध्यम से। मतलब अब मान लो 3.5 साल में इस बिल्डिंग में क्या क्या हुआ होगा हमें नहीं पता। नॉर्थ कोरिया ने क्या वहां पर किसी प्रकार का सस्पिशियस जो इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक है वहां पर इस्तेमाल किया होगा, रखा होगा। कल के डेट में मान लो हमारे स्टाफ वहां पर जाते हैं, आपस में कोई सीक्रेट बातचीत वगैरह होती है, वो नॉर्थ कोरिया को पता चल जाए तो इसका खतरा बना रहता है। तो सबसे पहला तो काम हमारे स्टाफ का यही होगा कि इस पूरे बिल्डिंग को डीबगिंग किया जाए। मतलब वहां पर अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी मिलती है उसको वहां से हटाया जाए ताकि हम क्रिस्टल क्लियर हो सकें कि हमारी कोई भी बात, हमारी कोई भी जो सीक्रेट है, जितनी भी चीजें हैं वो नॉर्थ कोरिया को यहां पर ना पता चल पाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है कि इसकी वजह से डिले होने वाला है, अभी लंबा समय लगेगा। साथ ही साथ क्या है कि अभी हमारे जो एम्बेसडर अपॉइंट किए जाएंगे और बहुत सारी जो चीजें हैं वो नॉर्थ कोरिया की ब्यूरोक्रेसी से क्लियर करानी होगी। और नॉर्थ कोरिया की ब्यूरोक्रेसी काफी धीमी मानी जाती है, तो उसमें कई महीने लग सकते हैं जब ये फुल फ्लेज स्टार्ट होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिरकार भारत इतनी कोशिश कर क्यों रहा है, हमें क्या पड़ी है नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशंस बनाने की। देखो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया स्ट्रैटेजिकली आज के डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। जी हाँ, यहां पर अगर आप 4 साल पहले देखोगे नॉर्थ कोरिया का जो इंपॉर्टेंस था उससे कहीं ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस आज के डेट में बढ़ा है। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर इंडिया और एशिया बट वेस्टर्न साइड का जो पर्सपेक्टिव बन रहा है उसके तरफ से भी। मिलिट्री अगर हम बात करें, नॉर्थ कोरिया अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो भी इंक्रीज किया है रिसेंट टाइम्स में। आपको पता ही होगा यहाँ पर जब हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रशिया के पास है, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फ्रांस, यूके और फिर उसके बाद भारत का नंबर आता है, देन पाकिस्तान, देन इजराइल। और यहाँ पर अगर आप नॉर्थ कोरिया को देखें तो लगातार धीरे धीरे करके अपना जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उसको बढ़ाता जा रहा है। फिर इसके अलावा आप देख ही रहोगे यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहा है, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने के लिए टैक्टिकल वेपन्स, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को लगातार बनाने की कोशिश कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि फिर इससे भारत को क्या प्रॉब्लम है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई खराब रिलेशन है, नॉर्थ कोरिया हमारे ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जियोपॉलिटिक्स में बहुत सी चीजें होती हैं। एक्चुअली डर हमें यह है कि मे भी हो सकता है यहां पर जो नॉर्थ कोरिया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, चीजों को और ज्यादा एडवांस कर रहा है, वो टेक्निक कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ एक तरह से जा सकती हैं। और भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह की जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के पास आए, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आए। ऑब्वियस सी बात है भारत को उससे खतरा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखोगे और भी कई कारण हुए हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया अगर आप देखिए तो उसने अपना रिलेशंस बाकी कई देशों के साथ इंप्रूव किया, जैसे स्पेशली रशिया, चाइना, ईरान। और मैं आपको बता दूं यहां पर क्वाड जो है, क्वाड आपको पता ही होगा, जिसमें यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हैं और चाइना को इससे बेसिकली खतरा है, चाइना का ऐसा मानना है। तो यहां पर क्वाड को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ इस प्रकार की ग्रुपिंग जो है रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे लिए क्या है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन को थोड़ा डिप्लोमेटिकली टैकल किया जाए और अच्छे से हैंडल किया जाए। वैसे अगर हम बात करें रशिया के साथ, मॉस्को के साथ, तो हमारा रिलेशंस काफी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक ईरान का सवाल है, तेहरान, उसके साथ भी हम रिलेशंस लगातार बेटर कर ही रहे हैं। और चाइना के साथ रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा तो हमने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। जो यहां पर मिलिट्री दोनों तरफ खड़े हुए थे बॉर्डर पर, वहां से उनको वापस जाने की बात कही गई है। तो चीजें काफी इंप्रूव हो रही हैं भारत और चाइना के साथ भी। लेकिन लास्ट में यहां पर इन तीनों देश के अलावा जो क्वेश्चन बचता है वो है नॉर्थ कोरिया। तो इसी की वजह से आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों यहां पर भारत नॉर्थ कोरिया के साथ अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो बेटर रखना चाहता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम रिलेशंस हर एक देश के साथ बैलेंस की तरफ करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको पता होगा रिसेंटली खबरें ये भी आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने अपना जो ट्रेड टाइज है रशिया के साथ वो भी बढ़ाया है। फिर इसके अलावा रशिया जिस प्रकार से फाइट कर रहा है यूक्रेन के साथ, तो उनको मदद करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स को भेजे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 10 से 12 हजार नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं वो रशिया की मदद कर रहे हैं।
और अभी जस्ट मैं देख ही रहा था, एक दिन पहले ये खबर आती है कि काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं यूक्रेन के साथ फाइट में। तो ये सारी चीज़ें चली रही हैं। मतलब कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया का जो स्टेचर है रिसेंट टाइम्स में यहाँ पर बढ़ा है और भारत यही चाहेगा कि जो हमारा डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो ग्लोबल आउटलुक और ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए और ज़्यादा बैलेंस हो सके। सो नॉर्थ कोरिया दस बिकम्स इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली अगर हम बात करें भारत की पर्सपेक्टिव से। और ये जो एम्बेसी ओपन कर रहा है भारत नॉर्थ कोरिया में, ये प्रॉब्ली फर्स्ट स्टेप है जिसके साथ हम ऑफिशियल जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी देश से बात करना चाहते हो डिप्लोमेटिकली, अगर आपका कोई एम्बेसी नहीं है, कोई एक प्रकार से आपने चैनल नहीं ओपन कर रखा है कम्युनिकेशन का, तो कैसे आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखना है क्या चीज़ें होती हैं आगे। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इटालियन में लिटिल वेनिस, इनमें से कौन से देश का ये मीनिंग है? कौन से देश को एक तरह से आप इटालियन में लिटिल वेनिस के नाम से जान सकते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। स्टडी IQ पर न्यू ईयर सेल चल रहा है जिसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी बैचेस में। जैसे कि UPSC 2025 का जो प्रीलिम्स बैच है वो आप ले पाओगे। 2026-27 के लिए जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।